हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा। आज हम वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये सीरीज चल रही है। पहले 12th का पोर्शन हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद 11th का, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 12th का आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 12th के आएंगे, तो 12th का आप अच्छे से करिए और 100% अपना 12th को दीजिए, क्योंकि 12th से जो क्वेश्चन आने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स में, वो ज़्यादा आते हैं 12th के पोर्शन से। इसके बाद 11th से क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 65 to 70% क्वेश्चन जो आते हैं वो 12th से आते हैं, क्योंकि जो आपको 12th लास्ट में पढ़ाया जाता है बोर्ड में। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो एग्ज़ाम ये देते हैं बोर्ड के ही देते हैं, क्योंकि ये सब जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के, ये सब 12th ही बाद दिए जाते हैं। तो 12th के पोर्शन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें जो है, क्योंकि इससे काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब चैनल कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज़ के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चुका है, और एक चैप्टर हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, जो कल हुआ है चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर्स हुए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ शिकायतें आई थी कि जो है सर रीडिंग कर देते हैं, हालांकि जो हमने एक चैप्टर रीडिंग किया था, वो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रीडिंग करने का ये मतलब था कि क्योंकि उसकी एक बार वीडियो शूट हो चुका था और दोबारा उसको शूट करना पड़ा, क्योंकि बीच में वीडियो कट हो गया। तो काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। अभी ये वीडियो लगभग कम से कम 45 से 50 मिनट ये जाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में कम से कम ये 8-10 पेज का एक चैप्टर है। तो चैप्टर बहुत ही लंबा है, लेकिन हम इसको शार्ट में और आपको ट्रिकी वेज में यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी से ही एक टर्म काफ़ी लिया गया है और नोट से लिया गया है, तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। काफ़ी एफर्ट होता है हमारी तरफ से, और आप लोग भी काफ़ी एफर्ट दिखा रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। और चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ये चैप्टर है, लगभग इससे 60 से 70 क्वेश्चन है, और कुछ हमारे ऐड किए हुए इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें हैं, और कुछ एनसीईआरटी के 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन अर्ली टाइम जो हिप्पोक्रेट्स थे इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के असर्ट दैट स्टेट ऑफ बॉडी माइंड आर बैलेंस्ड बाई। जो हिप्पोक्रेट्स थे ये ह्यूमर को बताए थे। द आइडिया वाज अराइव्ड एट बाई प्योर रिलेटिव थाट। ये प्योर रिलेटिव थाट से इनका जो आइडिया आया था, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय हिप्पो विलियम सार्वे। और जो डिस्कवरी ऑफ ब्लड दिए थे वो विलियम सार्वे दिए थे। तो ये ह्यूमर के बारे में हो गया, ये बताएं। विलियम सार्वे ने हालांकि ये सारी चीज़ें बताई थी, जो तीनों टॉपिक्स लिखा गया है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा। इनके द्वारा गुड ह्यूमर दिया गया था, अच्छा ह्यूमर होता है जो है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्कवर्ड बाय, जो डिस्कवर्ड किए थे वो विलियम सार्वे डिस्कवर्ड किए थे। और विलियम सार्वे ने जो दिया था वो ब्लड सर्कुलेशन दिया था। तो ये जीके में पूछ सकता है किसने ब्लड सर्कुलेशन दिया था। पॉइंट नंबर 4। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई। हेल्थ किसके द्वारा इफेक्ट हो सकता है। देखिए, हेल्थ आपका काफ़ी चीज़ों द्वारा इफेक्ट हो सकता है। फिजिकली इफेक्ट हो सकता है, मेंटली इफेक्ट हो सकता है, बायोलॉजिकली इफेक्ट हो सकता है, तरह तरह की डिसीजेज हो सकती हैं आपके अंदर। तो इन सब के कारण आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, इन्फेक्शंस भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल में भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं पोजीशंस नहीं सही होती उनके बैठने की, काफ़ी तौर तरीका नहीं सही होता है, तो इसके द्वारा भी आपको जो है हेल्थ में इफ़ेक्ट आ सकता है। हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाई। हेल्थ किसके द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। आप एक अच्छे हेल्दी पर्सन कैसे बन सकते हैं। तो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए, आपको एक अच्छा हेल्दी पर्सन बनने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कुछ आम घास खाते रहें जो है, आपको एक बैलेंस डाइट रखना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन, आपको हाइजीन हाथ वाथ धुलना पड़ेगा। आपको पता ही होगा इस टाइम जो है कोविड-19 जब से था तो काफ़ी लोग अवेयर हो ही गए हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहे कि आप खाकर और लेटे पड़े हैं। तो ऐसी सब सिचुएशन से आपको दूर रहना पड़ेगा।
आप बैलेंस डाइट लीजिए, पर्सनल हाइजीन करिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज कम से कम आप शाम को तो ज़रूर करिए। इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ ब्रेन, हेल्थ का जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? प्रोडक्टिविटी, प्रोस्पर्टी, लॉन्गिविटी ऑफ पीपुल, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ मदर इन इन्फेंट। प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, अगर कोई हेल्दी रहेगा तो काफ़ी लॉन्ग समय तक जिएगा। आप देख रहे होंगे 65 से 70 इस टाइम जो ऑन एवरेज लाइफ स्पैन चल रही है ह्यूमन की, लगभग 70 साल चल रही है। 100 साल तो बहुत ही रेयर कंडीशन में लोग जी रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वही 100 साल जी रहे हैं, जो का लोग नए एज में ही मर जा रहे हैं। रीज़न ये है कि वो ना ही डाइट लेते हैं सही से, ना ही एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे शुगर के पेशेंट हुए और डिसीज़ आ जाती हैं, जैसे जो है ब्रीदिंग रेट उनका दिक्कत हो जाता है और सारी डिसीजेज आ जाती हैं। तो आपको एक हेल्दी पर्सन बनना है तो आपको एक्सरसाइज लेनी पड़ेगी, रेगुलर डाइट लेनी पड़ेगी। तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अपने लाइफ स्पैन को मेंटेन रखना चाहते हैं। जो ह्यूमन की एक लाइफ स्पैन है वो 100 साल है, तो उसको आप अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको ये सब हेल्दी फूड्स और रेगुलर एक्सरसाइज ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपका जो है हेल्थ मेंटेन रहेगा। पॉइंट नंबर 7 का आता है एडवर्सली इफेक्ट ऑर्गन विथ कैरेक्टरिस्टिक बाई साइन एंड सिम्टम्स आर अफेक्टेड बाई डिसीज से इफेक्ट होता है। अगर ऑर्गन आपका इफेक्ट हो रहा है तो साइन सिम्टम्स जो आते हैं तो पता चलता कि हाँ आपको ये डिसीज़ है। जैसे एड्स हो गया तो ये HIV के कारण हो रहा है, रेट्रोवायरस के कारण। तो ऐसे ही जो कॉमन कोल्ड हो गया तो राइनोवायरस के कारण हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं मेजर काज ऑफ डेथ एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैंसर। जो मेजर काज है डेथ का एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती है जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती है जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलती है। मतलब अगर आप इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये डिसीज़ ऐसी डिसीज़ है वो नहीं फैलेगी। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है कैंसर। ये बोल रहा है कि मेजर काज है डेथ का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कैंसर से ज़्यादा लोग मरते हैं। डिसीज़ काजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। जो डिसीज़ काजिंग एजेंट हैं उनको हम जो है पैथोजेंस भी बोलते हैं। तो डिसीज़ काजिंग एजेंट जो हैं वो पैथोजेंस हैं, डिसीज़ काजिंग एजेंट हैं वो पैथोजेंस हैं। अब पैथोजेंस भी कई प्रकार के होते हैं। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजेंस इन नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्ट्स मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनली डैमेज ऑफ सेल। ये जो पैथोजेंस होते हैं हमारे सेल के अंदर इंटर करते हैं, ये इनकी खाते पीते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, तो ये हम मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली ये सेल को डैमेज कर देते हैं। सेल के जो कार्य करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे डिसीज़ में हमको लगने लगती है और डिसीज़ जो है अंदर हो जाती है। फॉर सर्वाइवल ऑफ पैथोजेंस विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट पैथोजेंस हैव टू एडाप्ट ऑफ लाइफ। आपके अंदर जाएगा और एडाप्टेबिलिटी अपनी बढ़ा देगा। जो है सर्वाइवल ऑफ पैथोजेंस विथ इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, एडाप्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो आपके अंदर जो है डिसीज़ काज कर देगा। ट्रांसमिशन ऑफ सल्मोनेला टाइफी। जो सल्मोनेला टाइफी होता है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है। तो टाइफी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो टाइफाइड के बारे में थोड़ा हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टाइफाइड फीवर्स कैन बी जो है इसको विडाल टेस्ट द्वारा इसको हम जान सकते हैं। विडाल टेस्ट से टाइफाइड को जान सकते हैं। हालांकि अगर आपको टाइफाइड काफ़ी दिनों से है तो विडाल टेस्ट में पता चल जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअस हो रहा है तो विडाल टेस्ट में भी टाइफाइड आ जाएगा। उसके लिए हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, IgM IgG, ये 2 एंटीबॉडीज होती हैं। इसको हम टेस्ट करते हैं तो इससे कितना अमाउंट में टाइफाइड है, कितना दिनों से है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मैरी मेलन थे, ये टाइफाइड कैरियर थी। टाइफाइड मैरी इनको नाम से जाना गया। जो है ये भोजन वगैरह पकाती थी और भोजन पका के जो है लोगों को खिलाती थी और ये टाइफाइड बांटती गई। जो है कॉमन कोल्ड लास्ट 3 से 7 दिन। तो ये टाइफाइड रहा। जो है टाइफाइड में जो है फीवर जो आता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस आता है। ये आप डाटा बहुत ध्यान देंगे। जो डाटा यहाँ पे लिखा गया है सारे NCERT के डाटा हैं। अगर आप NCERT के डाटा नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं।
आपके निगेटिव मार्किंग होगा तो निगेटिव आ जाएगा। हालांकि बीएससी नर्सिंग जो पैरामेडिकल्स की एग्ज़ाम है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो टाइफाइड में जो फीवर आता है वो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस आता है। आप विशेष इसका ध्यान देंगे, कहीं पे 40-45 होगा, कहीं पे 40-41 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एनसीईआरटी में इन दिया है तो वहाँ पे इन ही होगा, वहाँ पे दैट नहीं होगा। स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड और रिलेटेड विथ, ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। अगर ये सब आ रहा है तो आप समझिए कि टाइफाइड है। आप टेस्ट करवाएंगे तो सल्मोनेला टाइफी निकलेगा और टेस्ट होगा, विडाल टेस्ट होगा। अगर विडाल से भी नहीं पता चल रहा है तो जो है आईजीएम आईजीजी होगा, क्योंकि काफ़ी दिन अगर आपको टाइफाइड हो रहा है तो आपको जो है विडाल टेस्ट में आप पॉजिटिव आएंगे। तो ये टाइफाइड के बारे में रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, आप साफ़ सुथरा खाना खाइए, हाइजीन काफ़ी मेंटेन रखिए तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। बॉयल पानी पिए। डेथ अकर्स इन सर, टाइफाइड के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड को आप सिंपल ना समझें, ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है, इंटेस्टाइन में आपकी छेद कर देता है। तो ये जो है टाइफाइड आपके डेथ का भी रीज़न बन सकता है। अगर टाइफाइड है तो उसको आप प्रॉपर चेकअप करवाइए और प्रॉपर इलाज करवाइए। कन्फर्मेशन ऑफ टेस्ट, टाइफाइड विडाल टेस्ट आप पता ही चल गया है। कैरी ऑफ टाइफाइड ऑफ स्पिरिटेड डिसीज इज मैरी मेलन थी, ये कैरियर थी टाइफाइड की। अगर टाइफाइड के पूछ लिया कैरियर कौन था तो आप वहाँ लगाएंगे मैरी मेलन, मैरी मेलन थी टाइफाइड की कैरियर थी। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, निमोनिया के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये कैरियर होते हैं बैक्टीरिया फॉर निमोनिया के लिए। निमोनिया काज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये दोनों बैक्टीरिया जो है निमोनिया काज करते हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन इन निमोनिया, निमोनिया जो होता है वो एल्वुलाई में होता है, एल्वुलाई में जो होगा वो निमोनिया होगा जो है। तो ये रहा जो है। और पॉइंट नंबर 20, सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल, कफ, हेडेक एंड सीवियर केस, टर्निंग ऑफ कलर ऑफ नेल, नेल का कलर चेंज हो जाना, फ्रॉम ग्रे टू ब्लूइश, अगर नेल का कलर आपका ग्रे से ब्लूइश हो जा रहा है और चिल हो रहा है, आपको कफ आ रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो समझिए आपको निमोनिया के ये लक्षण हैं। मलेरिया इज ए प्रोटोजोवन डिसीज़, मलेरिया एक प्रकार की प्रोटोजोवन डिसीज़ है। द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, जो मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया है मलेग्नेंट मलेरिया, विच कैन बी फेटल इज कॉल्ड बाई, आपके डेथ का भी रीजन बन सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर निमोनिया से यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि सबसे कौन फेटल मलेरिया काज करता है निमोनिया, तो ये जो है मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये बहुत मोस्ट सीरियस है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। पॉइंट नंबर 22 आप ध्यान देंगे। इन्फेक्शस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस इज स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट जो स्टेज होती है इन्फेक्शियस काज करती है ह्यूमन में, प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजॉइट होती है वो इन्फेक्शन काज करती है ह्यूमन में। पॉइंट नंबर 24, ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से ही प्लाज्मोडियम का जो है ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ट्रांसमिटिंग एजेंट अगर आपको पूछेगा तो आप वहाँ लगाएंगे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट्स चिल हाई फीवर इन ह्यूमन इज हीमोजीन, हीमोजीन जो होता है वो टॉक्सिन, मलेरिया के टॉक्सिन है, विच रिजल्ट्स जिसके कारण जो है चिल होता है, फीवर होता है, हाई फीवर इन ह्यूमन। तो पॉइंट नंबर 27, द स्टोरेज एरिया ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज सलेवरी ग्लैंड, जो स्टोरेज होता है प्लाज्मोडियम का फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में, ये सलेवरी ग्लैंड में होता है। सेक्सुअल स्टेज विच डेवलप इन आरबीसी इज गैमेटोसाइट, जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो आरबीसी में कहाँ पे डेवलप होती है? गैमेटोसाइट में डेवलप होती है, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट में डेवलप होती है। एनाफिलीज मॉस्किटो में जो प्लाज्मोडियम स्टोर होता है वो सलाइवा में स्टोर होता है, सलेवरी ग्लैंड में स्टोर होता है। टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट्स हाई फीवर और चिल काज करता है हीमोजीन।
ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया प्लाज्मोडियम से रिलेटेड। कॉसेटिव एजेंट्स ऑफ प्रोटोजोअन डिसीज विच काज अमाबियासिस इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये अमाबियासिस काज करता। अमीबियासिस अगर जहाँ दिया गया है तो वहाँ सीधा होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे भी देख रहे हैं अमीबा आ रहा है, अमीबी AMOE, यहाँ पे भी देख रहे हैं AMOE आ रहा है और B आ रहा है। तो इससे आप जो है आसानी से याद रख सकते हैं। मैकेनिकल कैरियर तो मैकेनिकल कैरियर क्या है अमीबिक डिसेंट्री डिसीज़ का। हाउस फ्लाई जो होती है मैकेनिकल कैरियर, एक कैरियर का काम कर जाती है जो है अमीबिक डिसेंट्री में। पॉइंट नंबर 30 देख लेते हैं। कॉमन राउंड वार्म, जो कॉमन राउंड वार्म होता है विच शो सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग काज कर सकता है कॉमन राउंड वार्म। मस्कुलर पेन काज कर सकता है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये इसके सिम्टम हो गए। तो स्कायरिस काज करता है। स्कायरिस जो है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सब काज कर सकता है। पॉइंट नंबर 31 फाइलेरियल वार्म, जो फाइलेरिया वार्म होता है विच काज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन बहुत ही घातक इन्फ्लामेशन काज कर सकता है लिम्फेटिक वेसल्स यूजली इन लोअर लिम्फ में। तो हो गया एलिफेंटियासिस और फाइलियरियासिस, दोनों एक ही नाम है, एलिफेंटियासिस या फाइलियरियासिस। हाथ जो वो पैर जो है ये हाथी की तरह हो जाता है। तो आप देखे होंगे लोअर लिम्फ मतलब जो होगा ये दोनों लोअर लिम्फ हो गए और अपर लिम्फ में हो गया हैंड हो गया, पैर हो गया आपका लोअर लिम्फ में आ जाएगा। तो ये काज करता है जो है एलिफेंटियासिस और फाइलियरियासिस। ये आप देखे होंगे गाँव में देखे होंगे एलिफेंटियासिस, कहीं ना कहीं आपको दिखा जरूर होगा ये डिसीज़। जेनरा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगल डिसीज रिंगवर्म्स आर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान एंड इपीडर्मोफाइटान। तो इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। ये है ट्राइकोफाइटान, ऐसे याद कर लेंगे MET, या टीम ऐसे याद कर लेंगे TEM, ट्राइकोफाइटान, इपीडर्मोफाइटान या माइक्रोस्पोरम। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। जो रिंग वार्म होता है ये डिसीज होती है, ये रिस्पॉन्सिबल ये काज करता जो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान एंड इपीडर्मोफाइटान। पॉइंट नंबर 33 डेड फुल डिसीज विच इज़ कम्प्लीटली इरिडिएटेड इन स्मॉल पॉक्स जो है ये कम्प्लीटली लगभग जा चुका है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज इननेट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक होती है टाइप ऑफ डिफेंस होती है दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि बर्थ के दौरान प्रेजेंट होती, उसको कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। अभी हम इसके एग्जांपल देख लेंगे। काफ़ी पॉइंट हम ऐड किए हुए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc नर्सिंग या जो पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, CP नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो KGMU का एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो जो RUHS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी 5 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एफर्ट इस सीरीज़ के पीछे लग रहा है। और कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैसेज करते रहते हैं। तो अभी मैसेज किए थे कल की आप सर एक चैप्टर सही से एक्सप्लेन नहीं किए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हालांकि ये चैप्टर वेल एक्सप्लेन्ड आपके पास जाएगा, और 2 चैप्टर बाकी चैप्टर तो एक्सप्लेन किए हैं। तो एक्सप्लेन करने का मतलब तो आपको बता ही दिए हैं क्यों एक्सप्लेन नहीं किए उसको, क्योंकि दोबारा वीडियो को शूट करना पड़ा और काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि एडिटिंग हम करते नहीं हैं, डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि आपके पास 100% कमेंट पूरा जो है कंटेंट पहुँचना बहुत ज़रूरी है। द मेन फिजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्राम इन्वायरमेंट इज, जो मेन फिजिकल बैरियर होते हैं आवर बॉडी में, हमारे बॉडी में प्रिवेंट करते हैं एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो प्रिवेंट करते हैं डायरेक्ट इन्वायरमेंट से। देखिए जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा वही प्रिवेंट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन्स जान ही रहे हैं आप क्या है। स्किन हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, म्यूकोसल इपिथीलियम डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यही जो है फिजिकल बैरियर के काम करते हैं। अगर फिजिकल बैरियर पूछेगा तो वहाँ हो जाएगा स्किन, म्यूकोसल इपिथीलियम। ये फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल भी हैं, आप इसको ध्यान देंगे। याद वैसे हो ही गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो बाहर से कांटेक्ट में रहेगा उसको हम फिजिकल बैरियर कहेंगे।
मार्फोन न्यूक्लियर ल्यूकीमिया, PMLN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड सेल विच फॉर्म सेलुलर बैरियर। अगर सेलुलर बैरियर की बात करेंगे तो वहाँ न्यूट्रोफिल आ जाएगा। अगर फिजिकल बैरियर की बात करेंगे तो वहाँ स्किन और म्यूकोसल इपिथीलियम आ जाएगा। प्रोटीन विच इज सिक्रेटेड बाय वायरस, प्रोटीन जो वायरस के द्वारा सिक्रेट होती है इन्फेक्शन सेल फ्रॉम साइटोकाइनिन बैरियर इज, इंटरफेरॉन होता है। विच व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स फर्स्ट टाइम विथ पैथोजन, जब हमारी बॉडी पहली बार पैथोजन से इंटर काउंटर करती है, देन द फर्स्ट टाइम लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जब पहले टाइम जो रिस्पॉन्स आता उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स लिया, फर्स्ट दिया है तो प्राइमरी होगा, क्योंकि पहला प्राइमरी, तो ऐसे ही आप याद कर लेंगे। हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस। अगर आपको पहले से ही, जैसे अगर आपने किसी को देखा और आपको याद आ जा रहा है तो उसको कहेंगे इन एमनेटिक रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स आ जा रहा है, इन एमनियाटिक रिस्पॉन्स कहेंगे। अगर आपने किसी पर्सन को देखा, कोई पैथोजेंस आपकी बॉडी में गया, एक बार वो गया है, जैसे अगर आपको स्मॉल पॉक्स हो जा रहा है तो आपका जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है, तो वो जो है दोबारा पहचान जाती हैं, हाँ ये पैथोजेंस आ रहा है, तो इसके प्रति वो जो है थोड़ा सतर्क हो जाती हैं। तो आप अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो जा रहा है तो आप देखे होंगे दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। वैसे ही अगर एक बार आपको, मैक्सिमम है कि अगर कोरोना हो गया है तो बॉडी आपकी जो है एंटीबायोटिक बना लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है, तो एंटीबॉडीज़ जो होती है वो पहचान जाती है, हाँ ये पैथोजेंस आया था, तो तुरंत जो है उसको मार देती है। हाईली इंटेंसिफाइड सेकंड टाइम रिस्पांस इज एक्वायर्ड, ये तो हो गया है इन एमनियाटिक रिस्पांस। प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइड, जो बी लिम्फोसाइड होता है रिस्पॉन्स करता है टू पैथोजेंस, उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ जो है बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, पैथोजेंस को किल करती हैं। बी लिम्फोसाइड का काफ़ी जो है योगदान है। फार्मूला विच इज़ रिप्रेजेंट एंटीबॉडीज, H2L2 ये फार्मूला है जो कि एंटीबॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये फार्मूला आप ध्यान देंगे। एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली बाई बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड जो होता है ये बेसिकली इम्यूनिटी के लिए होता है, मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का, ये सब इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो बी लिम्फोसाइड हो गई और टी लिम्फोसाइड हो गई। व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट आर एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंड प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट आर एक्सपोज्ड, अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम जो एक्सपोज कर रहा है एंटीजन के खिलाफ एक्सपोज कर रहा है एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, तो वो कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, इसको जो है एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। येलोइस जो IgM पाया जाता है, आपको थर्ड चैप्टर में बताए हैं, वहाँ पे जो कोलोस्ट्रम होता है जो कुछ दिनों मदर के मिल्क से जो निकलता है, तो वो उसमें IgA पाई जाती है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती है कोलेस्ट्रम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्फेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इज मेमोरी। वैक्सीनेशन करने का रीज़न क्या है? अगर आपको कोरोना का टीका लग रहा है, कोविड-19 का वैक्सीन लग रहा है, इसका क्या रीज़न है कि उस पैथोजन के खिलाफ अगर आपको कोविड-19 का वो वायरस आए, सेम उसका जीन हो और वही वायरस आए तो उसको पहचान जाएगी। अगर उसके अंदर म्यूटेशंस हो रहा है तो उसको सही तरीके से नहीं पहचान पाएगी, हो सकता है फिर से आपको कोरोना हो जाए। तो उसको टेस्ट करके और उसके जीन को टेस्ट करके और जीनोटाइप रेशियो उसका देखा जाए, सारी चीज़ें उसकी देखी जाती हैं, जीन्स को उसकी बनावट कैसी है और उस हिसाब से
उसके खिलाफ जो है वैक्सीन तैयार की जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, और इसका रीज़न यही है कि आपको जो है दोबारा वो डिसीज़ अगर आए तो वो दोबारा डिसीज़ ना हो। जैसे स्मॉल पॉक्स अगर आपको हुआ है एक बार तो दोबारा नहीं होगा। व्हेन परफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन इज इन्फेक्टेड टू patient and immunity is acquired, that type of immunity is called passive immunity. When perform antibodies against the antigen is infected to पेशेंट को इन्फेक्ट कर रही एंड इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड, तो वहाँ पे जो है पैसिव इम्यूनिटी होगी। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये विशेष ध्यान देंगे, पूछ लेता है कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव है, कौन सी इम्यूनिटी पैसिव है। आगे अभी आपका और क्लियर हो जाएगा पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के डिटेल में काफ़ी। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड, जो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड हुई थी यूजिंग मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन पहले बनी थी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है। एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन इज नोन एज एलर्जी। जैसे कुछ लोगों को धूप से एलर्जी हो जाती है, कुछ को जो है अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, अगर कुछ लोग को पानी से एलर्जी है, मतलब एलर्जी तरह तरह की एलर्जी होती है, जो है रिस्पांस आपकी जो है उसके अगेंस्ट हो जाती है। ड्यू टू जेनेटिक आर अननोन रीजन्स द इम्यून सिस्टम अटैक ऑन सेल्फ सेल, इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। कभी काल ऐसा होता है कि आपकी ही सेल आपके बॉडी को खा जाती हैं और अगेंस्ट रिस्पांस सेल के ही अपने आप करने लगती हैं, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी मतलब जो होता है, ऑटो मीन्स खुद, इम्यूनिटी मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम, जैसे बी लिम्फोसाइड है, टी लिम्फोसाइड है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक रीज़न के कारण जो है, मतलब इनके कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, इसके कारण जो है ये अपने ही सेल को खाने लगती हैं, तो इसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन सेल्फ सेल इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। अगर सेल्फ दिया है खुद, ऑटो ये भी मतलब खुद होता है, तो वहाँ जो है ऑटो इम्यूनिटी आप लगा देंगे। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 50% ऑफ लिम्फोसाइड। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है काफ़ी जगह पे, और ये क्वेश्चन सीपी नेट 2019 का भी क्वेश्चंस बना हुआ। सीपी नेट के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसको हम बता दिया करेंगे 2019 2020 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इसमें से ही बता देंगे। ये देखें, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था ऊपर, क्वेश्चन जो है वो फैल्सीफेरम जो था वो काफ़ी फैटल काज करता था, जो है फैल्सीफेरम निमोनिया था, वो भी आया हुआ था 2019 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 50%, जो अगर देखेंगे आप कहीं से 50% लिम्फोसाइड होता है, टिश्यू लोकेटेड होता है विद मेजॉरिटी, तो वहाँ सीधा 50% लिखेगा, सीधा आप मार्क लगा देंगे बिना सोचे समझे। एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एड्स, वो एंजाइम्स है जो एड्स डिसीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड करता है टू फॉर्म वायरल डीएनए फ्रॉम वायरल आरएनए, वायरल डीएनए से वायरल आरएनए में, तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही वह एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है काज करने में और डिसीज़ को आगे बढ़ाने में, स्प्रेड करने में। नंबर ऑफ दीज सेल्स डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शंस लीडिंग टू इम्यूनोडिफिशियंसी। हेल्पर टी सेल भी काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है, रेट्रो वायरस है, ये सीधा जाके हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है और उसको वीक कर देता है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होने लगती है। इन्फेक्शंस अकर्स इन एड्स ड्यू टू इम्यूनोडिफिशियंसी। जो इन्फेक्शंस अकर होता है एड्स में, वो इम्यूनोडिफिशियंसी कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रो बैक्टीरियम हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स लाइक टिपैनोप्लाज्मा, ये सब जो है इन्फेक्शंस काज करते हैं जो है, और इम्यूनिटी वीक कर देते हैं। एड्स में इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इसके कारण काफ़ी अदर डिसीजेज आ जाती है, जैसे टीबी हो गया, ये सब डिसीज़ अपने आप जो है इंसान को पकड़ लेती है और एट लास्ट जो है डेथ हो जाता है। वाइडली यूज्ड डायग्नोसिस टेस्ट इन एड्स। एड्स का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को कहते हैं इलीजा टेस्ट। एड्स का टेस्ट उसको इलीजा टेस्ट कहते हैं। द सेल विच कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस
एंड एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री इज कॉल्ड माइक्रोफेज। तो इसको हम माइक्रोफेज कहते हैं। द सेल दैट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री माइक्रोफेज हो गया। HIV फैक्ट्री जहाँ दिखेगा वहाँ तुरंत आप माइक्रोफेज लगा देंगे। आप ऐसे टर्म याद कर लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन या पूरी चीज़ें ना याद करिए। जैसे अगर दिखा एड्स विडाल टेस्ट, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सीधा आप लगाएंगे एलिजा। अगर एड्स टेस्ट दिख गया सीधा आप वहाँ लगाएंगे एलिजा। HIV फैक्ट्री सीधा माइक्रोफेज। तो आप इस प्रकार जो है टर्म को याद करिए। जैसे 50% दिखा माल्ट, सीधा माल्ट आंसर। ऐसे डायरेक्ट आप याद करिए, जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और थोड़ा याद भी करिए, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको पता ही है समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपके टिप पर होनी चाहिए। अगर आपके टिप पर मैक्सिमम चीज़ें नहीं हैं तो आप वहाँ पे 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ 4 पे विचार नहीं कर पाएंगे। तो आपको 4 ऑप्शन पे विचार करना आना चाहिए। तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप सीधा उसी ऑप्शन पे जाएंगे जो ऑप्शन आंसर की में सही होगा, और जो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निमोनिया ऑफ सेल फिनोमेना ऑफ सेल बाय विच इट इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, विच इज स्प्रेडेड इन ऑल ओवर द बॉडी, मेटास्टेसिस, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर विच ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल इज कॉल्ड कार्सिनोजन। ये कार्सिनोजन होता है, ये नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में बदल जाता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर, कुछ केमिकल फिजिकल जैसे आपको बताए थे कल, जो है प्रो अंकोजीन होता है, अंकोजीन में कन्वर्ट होता है कि केमिकल फिजिकल के द्वारा जो है, इसके बाद ये जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर विच ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल इज नोन एज कार्सिनोजन। नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देता। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर विच एक्टिव दियर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर इज अल्फा इंटरफेरॉन। वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टल कंपाउंड विच आर केमिकली डाइएस्टिल मॉर्फिन इज स्मैक एंड हीरोइन। इसको आप देख लेंगे। वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टल कंपाउंड होता है विच इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन से बना होता, स्मैक एंड हीरोइन होता है। तो हीरोइन ये होता है, केमिकल होता है, ये ड्रग होती है, ये वो हीरोइन नहीं है जैसा कि आप जो सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, रिसेप्टर फॉर द ऑफिड्स ड्रग, जो ऑफिड्स ड्रग होती है प्रेजेंट होती है और बॉडी में क्या मतलब कर सकती है, जो है ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पे सीधा अटैक करती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे इसका सीधा रिसेप्टर्स कैच करता है ऑफिड्स ड्रग। मारिजुना, हैशिश, चरस एंड गांजा, ये जो लोग चरस गांजा लेते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ऑफ केमिकल नोन एज कैनाबिनाइड्स। ये कैनाबिनाइड्स अगर पूछ ले, कैनाबिनाइड्स ऐसे सीधा दे देता है। कैनाबिनाइड्स के ये कौन कौन से एग्जांपल कैनाबिनाइड्स के हैं, दे दिया चरस, दे दिया गांजा, दे दिया आल ऑफ दीज, दे दिया तो वहाँ आल ऑफ दीज लगा देंगे। अगर कुछ अलग दे दिया तो वहाँ जैसे कैनाबिनाइड दे दिया, वहाँ दे दिया जो है ऑफिड्स दे दिया और चरस दे दिया, और फिर अलग अलग ऑप्शन दे दिए तो वहाँ जो है चरस लगाएं। तो ये ऑप्शन में क्वेश्चन और क्वेश्चन में ऑप्शन बन जाता है। तो आप विशेष ध्यान देंगे, ये जो ड्रग्स हैं इनको आप नाम सही से याद कर लेंगे। नेटिव टू साउथ अमेरिका विच इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग मे बी आउट ऑफ क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट। पहले जो लोग ड्रग लेते हैं, जैसे उसने धीरे धीरे सिगरेट पीना स्टार्ट किया, देखा हाँ सिगरेट या ऐसी कि नशा करने लगा जो है, या तो एक्साइटमेंट हो गया उनको देखकर, हाँ सिगरेट पी रहे हैं ऐसे, यहाँ धुआं उड़ता है चाय के साथ, तो धुआं उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे लोग एक्सपेरिमेंट भी करने लगते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्यूरियासिटी भी होती है उनको जानने की, हाँ सिगरेट पीने से क्या होता है, दारू पीने से क्या होता है। तो ये सब चीज़ें लोग लेने लगते हैं, हालांकि ये चीज़ें बेकार हैं, नहीं लेना चाहिए जो है। क्वेश्चन नंबर 65, एंग्जाइटी, शार्पनेस, शेकनेस, nausea and sweating symptoms are relieved when used in resumed are known as withdrawal syndrome। ये withdrawal syndrome है, इसको आप देख लेंगे।
एंग्जाइटी, sickness, nausea, sweating, symptoms which resumed are known as। तो इसको विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। रेकलेस बिहेवियर, वांडेलिज्म, वायलेंस etc आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। कुछ लोग होते हैं ड्रग पी लिए तो आके चिल्लाते हैं ऐसा है वैसा है, तो ये सब ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ को इसको बंद करना चाहिए। और आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लगें तो धीरे धीरे आप उसके जो है आदी बन जाएंगे, आपके जो है हैबिट्स में आ जाएगा और आप उसको लेने लगेंगे डेली का डेली। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको हम बोलकर जो है गलत कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। नेम ऑफ डिसीज़, ये कुछ डिसीज़ हैं उनका काजुअल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे 60 में दिया हुआ एक टेबल दी हुई, इस टेबल को आप जरूर कहीं ना कहीं लिख दीजिए। आप एनसीईआरटी में इसको फोटो प्रिंट करवा के एनसीईआरटी में कहीं लगा लीजिए, या इस टेबल को आप रट लीजिए, कुछ भी करिए, इस टेबल को आपको याद होना चाहिए। काजुअल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, इफेक्ट है। टाइफाइड इसका देख रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी है। इसके बाद यह ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी, यह पैथोजेंस काज का ये जो है। और कॉसेशन, हाई फीवर काज करता है, वीकनेस काज करता है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन करता है। इफेक्ट में देख लेते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन काज करता है। डेथ मेनी अकर्स इन सेवरल काज, डेथ भी काज करता है। निमोनिया देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सिम्टम इसके क्या क्या हैं? सिम्टम जो हाई फीवर है, कफ है एंड हेडेक है। टाइफाइड में जो देख लेंगे 39 से 40 डिग्री, 39 से 40 डिग्री आप बोलेंगे नहीं फीवर। अगर 39 से 45 याद कर लिए तो आप जो है नंबर भी आपकी जो है वहाँ पे -1 हो जाएंगे अगर निगेटिव मार्किंग होती है। एल्विलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रिस्पायरेशन। तो ये इफेक्ट ये काज करता है जो है एल्वुलाई गेट फिल्ड। एल्वुलाई में जो है ये फ्लूइड वगैरह भर जाता है तो ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह वहाँ से कम हो पाता है। आपको पता ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वुलाई से होता है। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस से काज करता है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से काज करता है। नॉसियल कंजनेशन एंड डिस्चार्ज और सोर थ्रॉट काज एंड हेडेक काज करता है। इफेक्ट क्या होता है? इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज। आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे, ये रिस्पायरेटरी पैसेज तक ही जाता है कॉमन कोल्ड, और निमोनिया जो जाता है एल्वुलाई तक जाता है। तो ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है आप उसका विशेष ध्यान देंगे। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम, पी वाइवेक्स, पी फैल्सीफेरम, पी मलेरिया। पी फैल्सीफेरम आपको बता ही दिए, ये बहुत ही घातक है, फैटल है। पी फैल्सीफेरम हो गया किसी को तो जल्दी ठीक नहीं होता। अगर जल्दी इलाज नहीं कराया उसने, अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो हो सकता हो अल्लाह का प्यारा हो जाए। तो चिल एंड हाई फीवर रिकवरिंग 3 से 4 डे, ये सिम्टम है इसके। हाई फीवर आ जाता है, 3 से 4 दिन तक फीवर अपना स्थापित रहता है, बना रहता है जो है। पैरासिटिक मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल, ये लीवर सेल में अपना मल्टीप्लाई करता है एंड देन अटैक ऑन आरबीसी पे इसका अटैक हो जाता है। तो अमीबियासिस एंड अमीबियासिस डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस आपको बता ही दिए कैसे याद करना। अमीबियासिस है तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा इसमें अमीबियासिस आ गया, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, स्टूल विथ म्यूकोसल एंड ब्लड क्लॉट, इसके ब्लड क्लॉट के भी आपके चांस बढ़ जाते हैं अमीबियासिस होने में। इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, इसका इन्फेक्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। और टाइफाइड का जो होता है वो इंटेस्टाइनल परफोज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा ही काज करता है। स्कैरिस हो गया। स्कैरिस के बार हम देख लेते हैं। स्कैरिस हेलमिंथीस, स्कैरिस जो हेलमिंथीस का ये मेंबर है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, म्यूकोसल पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, मस्कुलर पेन हो गया, फीवर आता है और इसके बाद एनीमिया हो जाता है। हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर वेजिटेबल, इसके थ्रू आप इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइजीन कर रहे हैं तो सारी डिसीज़ लगभग आप 80% डिसीज़ से आप बचे रहेंगे। आप साफ पानी पी रहे हैं, साफ जो है खाना खा रहे हैं, और ज़्यादातर गर्म आप खाना खा रहे हैं, ठंडा खाना नहीं खा रहे हैं, और आप एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, एक्सरसाइज से ना घबराएं। शाम को एक्सरसाइज आप कम से कम 1 घंटे नहीं करते रहें,
15 मिनट तो आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए। अगर 1 घंटे नहीं कर रहे हैं, 45 मिनट नहीं कर रहे हैं, तो 15 मिनट आप अपने आप को दीजिए, समय निकालिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। ये हेल्थ एंड डिसीज़ जो है आपके हेल्थ और से रिलेटेड है। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। आप कभी सुबह उठ के देखिए तो आप देखेंगे कि पूरा दिन काफ़ी अच्छे से जा रहा है, आपको दिन भी काफ़ी बड़ा लगेगा। अगर आप 10 बजे 11 बजे सोकर उठ रहे हैं तो आप वैसे ही बने रहेंगे 10-11 बजे से ही। एलिफेंटियासिस आर फाइलियरासिस, ये बाउचेरिया बैंक्राफ्टी ये काज करता है। इसका जो होता है ये पैथोजन हुआ। और इन्फ्लामेशन इन दी लोअर लिम्ब एंड, आपको बता ही दिए कि मतलब ये हाथी पाँव हो जाता है। हाथी पाँव शायद इसको हिंदी में कहते हैं। लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब गेट ब्लॉक्ड, ये लोअर लिम्ब की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो पूरा ब्लॉकेज कर देता है, जिसके कारण आपका जो है ब्लड जो है सही से नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पाता, और सेल के अंदर जो है इन्फ्लामेशन धीरे धीरे आने लगते हैं और पैर पूरा जो है हाथी पाँव हो जाता है। रिंग वार्म जो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन, MET करके याद कर लेंगे। MET माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन ट्राइकोफाइटन, इसको आपको फाइटन से याद हो गया। और माइक्रोस्पोरम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार नाम ले रहे हैं। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, इसका अपीयरेंस होता है ड्राई होता है। स्केल्स लीजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो एक प्रकार की स्केली टाइप का लीजन बन जाता है। इन्फेक्ट ऑफ स्किन नेल्स एंड स्केल, यहाँ पे इन्फेक्शन इसका होता है। तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अलग से कहीं लिख लेंगे। इसका आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है इन्नेट इम्यूनिटी। यहाँ से आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। 4 प्रकार की होती है इन्नेट इम्यूनिटी होती है। फिजिकल होती है, फिजियोलॉजिकल होती है, सेलुलर होती है, साइटोकाइनिन होती है। जो साइटोकाइनिन हो गई, इंटरफेरेंस हो गए, सेलुलर बैरियर्स हो गए, WBC हो गए। WBC के अंदर क्या आ जाएगी, मोनोसाइट्स, PMLN आ जाएगा और माइक्रोफेज आ जाएगा। और फिजियोलॉजिकल के अंदर आ जाएगा एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आँख जैसे कुछ आप आँख में पैथोजेंस घुस रहा है, कीड़े मकोड़े जो है जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं तुरंत आंसू आ जाता है, तुरंत उसके थ्रू वो जो है मार देता है। लाइसोजाइम पाया जाता है, उसको मार देता है और टीयर्स में, और वो निकल जाता है जो है। सलाइवा इन माउथ, माउथ में सलाइवा का बनना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सलाइवा हल्का एसिडिक होता है, आपको पता ही है। और फिर वो जो है वहाँ कुछ पैथोजेंस जो नॉर्मल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल कर देता है। एसिड इन स्टमक, अगर भूल चूक से अगर अंदर पेट में चला गया तो वहाँ आपको पता ही है HCl पाया जा रहा है, pH 1.8, बहुत ही खतरनाक है। म्यूकोसल आपकी जो लाइनिंग है स्टमक की वही प्रिवेंट कर रही, नहीं तो आपको पता लगा स्टमक में ही ब्लास्ट करके निकल जाए बाहर। तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है एसिड इन स्टमक, स्टमक में एसिड का बनना। सलाइवा इन माउथ, माउथ में सलाइवा का बनना। टीयर्स फ्रॉम आई, आँख में जो है टीयर्स का बनना, लाइसोजाइम। फिजिकल बैरियर के आपको बारे में बता ही दिए। स्किन म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये होता है फिजिकल बैरियर में आते हैं जो है, ये फिजिकल बैरियर के एग्जांपल हैं। और जैसे आप देख लेंगे कोई चीज़ गया तो खांसी आ जाती, कुछ उल्टा सीधा चीज़ें गई तो वहाँ से आप जो है निकल जाता है, तो रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में बाहर निकल जाती है। तो ये रहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइड हो गई, एक बी लिम्फोसाइड हो गई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब वो होता है जो हमको बर्थ के समय मिला हुआ, आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद मिला हुआ है, बाय द एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइड की एक्टिविटी से। तो टी लिम्फोसाइड हो गई, बी लिम्फोसाइड हो गई। टी लिम्फोसाइड जो होती है वो CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। बी लिम्फोसाइड जो होगी वो AMI होती है, एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, या हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। तो टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड, सेल मेडिएट इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइड में हो गया AMI हो गया, और टी लिम्फोसाइड में CMI हो गया। ग्राफ्ट रिजेक्शन
इज़ मीडिएटेड बाई सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी से होता है। एंटीबॉडीज़ हैविंग टू, आपको पता ही दिए कि H2L2 ये चैन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है H2L2। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, यहाँ आप देखेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर आपको ऊपर बना होगा तो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे आपकी क्लियर होने वाली है। अभी तक अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है प्रोड्यूस्ड बाई आफ्टर इन्फेक्शन बाई फार्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, स्लो फुल इन्फेक्टिव रिस्पॉन्स। ये लंबे समय तक चलती है और इसका जो रिस्पांस होता है बहुत ही फुल इफेक्टिव होता है, पूरा इफेक्ट दिखाता है। तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है और इसके बाद स्लो, इसका क्या होता है, फुल इफेक्टिव रिस्पांस। इसका रिस्पांस जो है स्लो होता है। तो होता है ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। अब पैसिव इम्यूनिटी देख लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या हो गई, रेडीमेड एंटीबॉडीज़, ये रेडीमेड बनाई जाती हैं, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ भी इसको कहते हैं, अगेंस्ट एंटीजन, शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। जैसे कोलेस्ट्रम हो गया, येलोइस फ्लूइड हो गया ड्यूरिंग द इंटरनल इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। ये बता ही दिए आपको, जो है लैक्टेशन के इनिशियल डे में कुछ दिन ये IgA निकलता है, कोलेस्ट्रम निकलता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, वो IgA होती है। फीटस रिसीव्ड फ्रॉम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम दियर मदर थ्रू दियर प्लेसेंटा। मदर जो है प्लेसेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज़ रिसीव करता है, जो है जाता है। फोएटस रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम दियर मदर थ्रू प्लेसेंटा, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये टर्म स्टेटमेंट में आ सकता है, ये IgA कोलेस्ट्रॉम, ये MCQ में आ सकता है। और एक्टिव इम्यूनिटी का जो है ऐसे ही सीधा दे के और दे दिया आफ्टर बर्थ, आफ्टर इन्फेक्शन, बिफोर इन्फेक्शन, ये सब ऐसे ही आपको घुमा के पूछ सकता है। तो अगर आप सही से पढ़े रहेंगे तो एग्जामिनर कितना भी घुमाए तो आप घूम नहीं सकते हैं। कॉमनली एब्यूज ड्रग, ये कॉमनली कुछ ड्रग्स हैं, अगर आप इस ड्रग्स को ले रहे हैं तो आप जानते होंगे, वैसे आप आशा करते हैं कि आप नहीं ले रहे होंगे। ड्रग एब्यूज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ली जाती है, कहाँ से निकलती है, नेचुरल होता है कि बनाया जाता है। ड्रग ऑफिड्स जो होता है ये पॉपी प्लांट से लिया जाता है। पेपर सोमनीफर्म। मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक, ये ड्रग है इसकी जो है। और कैनाबिनॉइड जो है, कैनबिस सटाइवा, भांग आप ऐसे ही भांग का पौधा देखे होंगे कहीं ना कहीं, जो है अगर नहीं देखे हैं तो गूगल कर लीजिए। तो इसका पौधा जो है, यहाँ से क्या निकलता है, कौन सी ड्रग निकलती है, ये गांजा निकलता है, आपको पता ही है, भांग से गांजा भोलेनाथ। तो चरस भी यहाँ से मिल जाता है, जो है चरस काफ़ी लोग पीते होते हैं। और हशीश और इसके बाद मार्जुना, तो ये काफ़ी ख़तरनाक ड्रग्स यहाँ दी गई हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है, आपको लेने के लिए नहीं दिया गया है। कोका एल्कलॉइड्स, इरिथ्रोऑक्सिलिन कोका, नेटिव इन साउथ अमेरिका। कोकीन, कोक और क्रैक। ऑफिड्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन CNS GIT, आप ऊपर देख ही चुके हैं ऑफिड्स रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। और पॉइंट जो हमारे पास आने वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जा रहा है कि रेडियोग्राफी का टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है, तो यूज ऑफ एक्सरे। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर ल्यूकेमिया। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टैंड सेक्शन इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, स्टैनिंग की जाती है। बायोप्सी क्या होता है, ए पीस ऑफ, आपका जैसे बायोप्सी अगर करना है, बायोप्सी में काफ़ी क्लियर कट पता चल जाता है। मान लीजिए अगर आपको कैंसर है, इंटरनल है, पता नहीं चल रहा है, लीवर में कैंसर है, तो बाहर से तो पता नहीं चल रहा, CT हुआ उसमें नहीं पता चला, MRI हुआ उसमें क्लियर पता नहीं चला कि कैंसर है, तो आपका ओपन ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, वो ऑर्गन कट किया गया, उस ऑर्गन की बायोप्सी हुई। या तो FNAC टेस्ट होता है, फाइन नीडल करके जो होती है उसको सीधा इंजेक्ट करके फ्लूइड निकाल के उसका टेस्ट होता है, या तो जो है बायोप्सी कराएं। तो ये जो बायोप्सी होती है, ऑर्गन को निकाला गया, इसके बाद भेजा जाता है और इसका टेस्ट होता है। और बायोप्सी के लिए लगभग जो बायोप्सी का सेंटर है इसका टेस्ट होता है, मुंबई में होता है, टाटा हॉस्पिटल में। तो ये रहा बायोप्सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस।
सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये डिसीज़ है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल में हो गया जो है अंडर माइक्रोस्कोप के होता है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट ये फॉर ल्यूकेमिया का होता है। रेडियोग्राफी यूज़ फॉर एक्सरे होता है। सीटी एंड एमआरआई कैंसर है, इंटरनल ऑर्गन में कुछ डिफेक्शंस हो गया, या तो अगर गाल ब्लेडर स्टोन हो गया या कहीं और स्टोन हो गया, किडनी में हो गया, यूरेटर में हो गया, तो उसके लिए सीटी की जाती है। अगर इंटरनल ऑर्गन में कुछ दिक्कत आ रहा तो उसके लिए सीटी होती है। एमआरआई होता है, ये एमआरआई उससे भी हाईली मैग्नेटिक रे से काफ़ी क्लियर होता है, एमआरआई से और ज़्यादा क्लियरेंस होता है। इलीजा टेस्ट होता है, स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर दी, जैसे आप देख लिए ऊपर की एड्स के लिए जो टेस्ट होता है इलीजा होता है, तो डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स, तो ये भी टेस्ट होता है। और पॉइंट रहा टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म, विडाल टेस्ट होता है। मैरी मेलान इसकी कैरियर थी टाइफाइड। मैरी इसके जो है ये खाना वाना खिलाती रही, भोजन पकाती रहीं और लोगों को बांटती रहीं, टाइफाइड स्प्रेड कर दिया और टाइफाइड पूरा फैल गया। कॉमन कोल्ड लास्ट 3 से 7 दिन होता है, 3 से 7 दिन तक कॉमन कोल्ड चलता है। अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो आप सोमोकोल्ड लीजिए और A to Z एंटीबायोटिक लीजिए, गिलोय लीजिए, कॉमन कोल्ड ख़त्म। और जिनटेक भी ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इज़ बाई एंटी मलेरियल ड्रग लाइक क्विनिन या क्लोरोक्विनिन, ये कुछ ड्रग भी दी हुई, इसको भी ले सकते हैं, या जो हम बताएं उसको भी ले सकते हैं। एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 में एड्स रिपोर्ट हुआ। रेट्रोवायरस इसका मेन ग्रुप का वायरस है जो कि HIV को काज करता है। ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड के द्वारा ही फैलता है। देखिए अगर किसी को एड्स है तो वो फ्लूइड के द्वारा फैलता है, ऐसा नहीं कि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है और मतलब छुआछूत से फैल जा रहा। तो ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता। अगर मान लीजिए सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं तो ये फैल सकता है। अगर आप कंडोम का यूज़ नहीं किए हैं तो इसलिए आप कंडोम का यूज़ कर सकते हैं। और सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान और ऐसे ही आप अनवांटेड रिलेशंस से अवॉइड करें। बाय ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, अगर आप सिरिंज लगवाने गए, इंजेक्शन लगवाने गए, सिरिंज इन्फेक्टेड है और उसने लगाया और चेंज नहीं किया उसने, तो जो है आपको वही ठोक दिया डॉक्टर, तो ऐसे ही गड़बड़ हो सकता है मामला, इसलिए इससे सावधान रहें। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ये देखिए अगले दिया गया अगले पॉइंट में, एज काज ऑफ इंटरवेनस ड्रग एब्यूज़र, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दियर चाइल्ड, अगर माँ को HIV है तो वो बच्चे में आ सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये रेट्रोवायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। अगर ये आपको हो गया, एड्स हो गया, तो आपको 1-2 दिन में नहीं पता चलने वाला है कि आपको एड्स हो गया, तो इसलिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सोच समझ के आप काम करिए। 5 से 10 साल में आपको पता चलेगा कि आपको एड्स है, तब तक देरी हो जाएगी, आप की मृत्यु का कारण एड्स बन सकता है। तो आप काफ़ी जो है अवॉइड रहें। अवॉइड रहना ही एड्स में जो है ट्रीटमेंट है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। द माइक्रोफेज कंटेंस टू प्रोड्यूस वायरस कॉल्ड HIV फैक्टर। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, हालांकि ये पॉइंट डिस्कस कर लिए गए हैं लेकिन हमने NCERT से निकाल लिया इस पॉइंट को। वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मेलियाई 2013-1993 बहुत ही बार पूछा गया है, इसका अनलिमिटेड है। और ये क्रोनिक इन्फेक्शन काज करता है बाय द ऑर्गेनिज्म विच दे लिव इन द मेनी ईयर्स। यूजली द लिम्फेटिक वेसल एंड द लोअर लिम्फ एंड डिसीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस मलेरिया, जैसी बताया गया। और बगल में ही देख रहे हैं पाँव बना, ये हाथी पाँव एक है बगल में, हालांकि उसको हमने काट दिया। द जेनेटल ऑर्गन्स आर आल्सो ऑफ्टन अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन भी आपके इफेक्ट हो सकते हैं, टेस्टिस वगैरह इफेक्ट हो सकती है जेनाइटल ऑर्गन, उसकी ही बात कर रहा है। रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़, द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू दी बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, अगर हेल्दी पर्सन कोई है, फीमेल मॉस्किटो काटी तो गड़बड़ है मामला। अगर वही मॉस्किटो आपको काटी तो आपको इन्फेक्शन से काज कर देगा, तो मतलब इसका जो काजेटिंग एजेंट हुआ वो फीमेल मॉस्किटो हुई। मेनी फंजाई बिलोंग टू दियर जेनरा, कुछ फंजाई जो है जेनरा से बिलोंग करते हैं, जैसे आपको एमिटी बताएं, रिंगवार्म जो काज कर रहा है, माइकोस्पोरम टाइकोफाइटन, और इसको बाद जो है एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवार, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिसीज इन मैन।
ये मैन में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज बन सकता है। देखिए यहाँ पे वुमन नहीं लिखा है, तो शायद एनसीईआरटी मैन की तरफ इशारा कर रहा है। और ये कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहे जो है। और अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा एनसीईआरटी खोलकर, तो आपको जो है आत्मा को शांति मिल सकती है। एनसीईआरटी में लीजा टेस्ट हो ही गया जो है, इसके बाद विडाल टेस्ट हो गया, फॉर टाइफाइड के लिए होता है। वासरमियर टेस्ट फॉर सिफिलिस, आप इसको देख लेंगे। वासरमियर टेस्ट जो होता है वो सिफिलिस के लिए होता है। कॉमन कोल्ड देख लीजिए। राइनो वायरस होता है, 3 से 7 दिन होता है। एंटी हिस्टामिन या टेबलेट या सिरप दी जाती है। और टाइफाइड देख लीजिए, राउंड शेप। इसके बाद जो है इसका होता है 39 से 40 डिग्री फीवर आता है। इसके बाद और क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी इसका जो है पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है। और टाइफाइड फीवर जो है वो मैरी मेलान इसका जो है कॉजिंग एजेंट थी, जो है फैला रही थी। और टाइफाइड मैरी विडाल टेस्ट होता है 1912 2019 नीट में पूछा था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। निमोनिया के बारे में बता ही दिए, रिंग वार बता दिए, कॉमन कोल्ड बता दिए, मलेरिया हो गया, एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया, हीमोजीन हो गया, स्टोरेज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड हो गया, क्या स्टोर होता है, एस्कैरिस हो गया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, फीवर, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गया, कोरियोनिक इन्फेक्शंस हो गया, ये बाउचेरिया काज कर रहा है, एलिफेंटियासिस, मलेरिया, ये सब हो गया। यमीटी हो गया, यमीटी बोले तो माइकोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटान और ट्राइकोफाइटान। प्रियांस, प्रियांस आप पढ़ लेंगे, मैड काउ डिसीज़ है। प्रियांस जो है मैड काउ डिसीज़ इज कॉमन टर्म ऑफ बीएससी, हालांकि इसको हम सेकंड चैप्टर में करेंगे जो है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई जो है, और आपकी जो है इन्नेट इम्यूनिटी हो गई, फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया। H2L2 कुछ बताया था, याद है? H2L2 जो है याद कर लेंगे। CMI बोले थे, CMI जो है, CMI आप देख लेंगे। और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी देख लेंगे। रेडमेड एंटी बॉडीज़ क्या होती है उसको देख लेंगे। रेडमेड एंटीबॉडी में आ जाएगा रेडीमेड एंटीबॉडी में आ जाएगा पैसिव पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगा। और रेडीमेड हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया। हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। पॉइंट नोट, हेपेटाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, हेपेटाइटिस वैक्सीन कहाँ से प्रोड्यूस की गई थी? ईस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो आप लगा देंगे ऑल ऑफ दिस, बहुत ही गलत। तो वहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये पॉइंट आप देख लेंगे। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन। एलर्जी जो रिलीज होती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल से रिलीज होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो इम्यूनिटी हो गए, इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी हो गया, लिम्फोसाइड ऑर्गन हो गया, बोन मैरो एंड लिम्फ हो गया, 50% माल्ट हो गया, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। और एड्स हो गया, एड्स के बारे में आप जान लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं। आप एड्स के बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए। एड्स जो होता है सेक्सुअल कंटैक्ट से होता है, और इसके बाद ट्रांसमिशन करता है, ब्लड से होता है। और किससे एड्स नहीं हो सकता? बाय शेयरिंग होता है, नीडल से होता है, फ्रॉम इन्फेक्शन मदर टू चाइल्ड आ सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इसको आप देख लेंगे। और एड्स जो है 5 से 10 साल में पता चलता है, तब तक देरी हो जाती है, इंसान मर जाता है, कोई दवा है नहीं, ना कोई दारू है इसकी। और माइक्रोबैक्टीरियम आप देख लीजिए हैं, पैरासाइट लाइक ट्रिपैनोप्लोमा आप देख लिए। इलीजा टेस्ट देख ही लिए किसके लिए होता है, इलीजा टेस्ट देख लिए। कैंसर आप देख लिए जो है। ट्यूमर जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, बिगनिंग, इसके बाद मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट में आ जाता है मेटास्टेसिस आ जाती, बिनिंग में आ जाता है जो है डू नॉट स्प्रेड, लिटिल डैमेज। और ये जो मेटास्टेसिस होती है बहुत ही खतरनाक, मेटास्टेसिस जो है ये जो है काज करती है डिसऑर्डर फाइब्रोसिस जो है। और ये कैंसर के बारे में आप थोड़ा एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ लेंगे, हालांकि डिटेल में आपको बता दिया गया है, आप उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। एक जो है इसको एक ट्रिक है, इसको आप देख लेंगे जो है ड्रग लाइक टूरेट्स, एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 159 में। बर्बीटूरेट्स, एम्फीटेमिनाइंस एंड बेंजाडाइबिन्स एंड लाइसर्जिक एसिड, LSD जिसको कहते हैं। तो ये ट्रिक है बबली करके, इसको आप याद कर लेंगे। और हेलुसिनोजेंस आप देख ही लिए हैं, हेलुसिनोजेंस के बारे में आप देख लिए हैं, नीट 2014, 2008, 2001। और पूछा है जो है 2020 CP नेट। कोबाल्ट 60 जान ही लिए हैं, कोबाल्ट 60 क्या होता है? कोबाल्ट 60 इज
यूज्ड फॉर इन ट्यूमर थेरेपी। कोबाल्ट 60 जो है ट्यूमर थेरेपी में यूज होता है। एंड सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन, जो गामा रेडिएशन का सोर्स है। टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में म्यूटेशन का आजकल। कोबाल्ट 60 यूज फॉर ट्यूमर थेरेपी, कोबाल्ट 60 ट्यूमर थेरेपी के लिए यूज होता है। और सोर्स है गामा रेडिएशन का, टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बाकी पॉइंट अगर कुछ बचता है तो उसको हम देख लेते हैं। कोई पॉइंट नहीं बच रहा है, आप ड्रग यूज़ करिए। जो है ये एक बज रहा है जो है, अगर आ सकता है तो आ जाएगा। ये है सिरोसिस। सिरोसिस होता है अगर आप दारू सेवन कर रहे हैं तो आपका लीवर जो है ये इफेक्ट होगा, डैमेज होगा। इसको सिरोसिस टर्म दिया गया, इसको सिरोसिस कहते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी अगर आप दारू वगैरह पी रहे हैं तो लीवर में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसको हम सिरोसिस कहते हैं। तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। वीडियो लंबा बन गया है लेकिन फुल डिस्कशन हुआ है, इसके बाहर किसी एग्ज़ाम ने नहीं पूछेगा, चाहे वो नीट हुआ, चाहे APMT हुआ, चाहे जो CP नेट हुआ, चाहे अब तो APMT हो नहीं रहा है, या नर्सिंग का कोई भी ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें इसके बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता है, ये हम 100% गारंटी लेते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जितने लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पे व्यूज़ और वाचिंग आवर्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर वीडियो अगर आपके लिए बन रही, हमने यहाँ पे अगर 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा हमने आपके लिए थोड़ा दिया है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ये आपकी रिक्वेस्ट की जा रही है हमारी तरफ से। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।